बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वाईफाई को, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो है हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है फर्स्ट टर्म के। तो वाईफाई हम डिस्कस कर रहे थे वाईफाई को, और मैंने आपको बताया था वाईफाई की जो एब्रीविएशन है वो 99% बुक में आपको वायरलेस फिडेलिटी की मिलेगी, लेकिन कहा यह जाता है कि इसकी एब्रीविएशन ये नहीं है, क्योंकि जब इसका कॉन्सेप्ट आया था तो उस पेपर में कहीं पे भी जो है इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि वायरलेस की फुल फॉर्म जो है वो वायरलेस फिडेलिटी है। लेकिन हाँ, एक इससे पहले टर्मिनोलॉजी थी हाई फाई की। हाई फाई का मतलब था हाई फिडेलिटी, और वो इस्तेमाल करते थे आउटपुट के लिए, ऑडियो आउटपुट के लिए हाई फिडेलिटी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद जब वाईफाई आया तो इसमें उन्होंने पेपर में कहीं वायरलेस फिडेलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था, तो उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया कि इसी की फुल फॉर्म है। बहरहाल वाईफाई रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इसकी रेंज जो है वो बिल्कुल वही रेंज होती है जो एक लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज हमने पढ़ी थी, वही रेंज वाईफाई की भी होती है। 1991 में विक हाइस ने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, विच इज़ कॉल्ड वाईफाई। इनको फादर ऑफ वाईफाई भी कहा जाता है, विक हाइस को। और जो सबसे पहली डिवाइस वायरलेस प्रोडक्ट जिसमें इसको इस्तेमाल किया गया था वो वेव लेंथ के नाम की डिवाइस थी, जिसकी स्पीड थी 1 Mbps से 2 Mbps तक की। इसके अलावा आपको वाईफाई का इस्तेमाल मिलेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। शायद आपको पता हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसे कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं आपस में बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड होती हैं। जैसे आपके बल्ब भी वायरलेस हैं, आपके फैंस भी वायरलेस हैं, और आपका इंडोर सिस्टम, आपका आउटडोर सिस्टम, मतलब सारा मॉनिटरिंग सिस्टम वो क्या है, वो इंटरनेट पे बेस कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग, कि हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और बाय द हेल्प ऑफ वाईफाई ये सारी चीज़ें आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। होता क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम होता है कि आप अपने घर से बाहर गए और आपको याद आया कि भाई मैंने लाउंज के टीवी लाउंज के जो है मैंने अपने बल्ब्स जो है वो ऑन छोड़ दिए हैं, वो ऑफ़ नहीं किए। तो आप किसी भी जगह हैं, आप वहीं से बैठकर क्या कर सकते हैं, बल्ब को टर्न ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं उन बल्ब्स को। तो यही सारा सिस्टम जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत वास्ट एरिया है, आप आगे पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट आपके पास अगर हम वाईफाई के सिग्नल्स की बात करें ना, तो वाईफाई के सिग्नल्स यूएस में बहुत अच्छे आते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप और एशिया। इन दोनों से ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स आपको यूएस में मिलेंगे वाईफाई के। Wi-Fi technology uses radio signals to transmit data just like our old radio sets, TV sets and walkie-talkies। बिल्कुल उसी तरह से जो है रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका रेडियो सेट्स, टीवीज़, वॉकी टॉकीज़ जैसे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वाईफाई भी जो है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। आपका जो वाईफाई है ना, वो दो फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करता है, और वो दो फ्रीक्वेंसीज़ कौन कौन सी हैं। एक तो जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, जिस पे वो काम करता है। एक है आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ की। टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी रेंज ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे आप तो रेंज कम हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर कम फ्रिक्वेंसी का वाईफाई है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, तो उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ का है तो उसकी रेंज कम होगी। इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा जी, द वायरलेस अडेप्टर ऑफ द डिवाइस ट्रांसलेट द डिजिटल डाटा टू द रेडियो सिग्नल्स। आपको दो मैंने बताया, दो आपको फ्रिक्वेंसीज इसमें अवेलेबल होंगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की और 5 गीगाहर्ट्ज़ की।
Signals are then transmitted over the antenna. A router receives the signals and decoded. दोबारा डिकोड कर देंगे उसको, वही ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, उन रेडियो वेव्स को डिकोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक चार्ट है, ये वाली चीज़ यहाँ से मिस है। यहाँ पे जो फुल वर्जन लिखा हुआ होगा ना, AC तक का होगा, बाकी सारी यही इस वाले वर्जन का क्या मतलब है कि ये बैकवर्ड सारे वर्जन्स को सपोर्ट करता है, यानी B को भी A को भी, ये सारे वर्जन्स को सपोर्ट करेगा। इसी तरह जो AC तक का वर्जन जाता है ना, AC उससे पहले N है, फिर G है, ये सारे वर्जन्स हैं। आप कोशिश कीजिएगा तो लेटेस्ट है ना आपका, आप जब कोई भी न्यू मोबाइल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक टर्म लिखी हुई होती है 802.11, उसके बाद स्लैश करके ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारे स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब भी मोबाइल परचेज़ करना है तो आपने उस स्टैंडर्ड तक का लेना है जो मैंने भी आपको बताया, AC तक का लेना है। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, इस पर आपको अच्छा डाटा रेट मिलेगा। और डाटा रेट की आपको कब ज़रूरत पड़ती है? जब आप अपने मोबाइल में शेयर इट करते हैं, फाइल गो की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई के थ्रू आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे, तो इसमें आपको हाईएस्ट डाटा रेट मिलेगा। अच्छा जी, अब ये 8021 क्या है? IEEE। पहले मैं आपको IEEE के बारे में बताऊं। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये एक सोसाइटी है, बेसिकली ये वो सोसाइटी है IEEE जो आपके सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के जो है स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। जैसे उसने अब वाईफाई का स्टैंडर्ड बनाया 802.11, आपको अपने मोबाइल के जो बॉक्सेस होते हैं उन पे आपको यही स्टैंडर्ड मिलेगा 802.11, इसका मतलब होता है वाईफाई। उसके बाद ये जो पूरे सारे स्टैंडर्ड्स हैं, सारे वर्जन्स हैं कि, और लेटेस्ट वर्जन ये वाला है AC। तो मैंने अभी बताया, आप कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर हाईएस्ट डाटा रेट चाहिए तो आप AC तक का स्टैंडर्ड लें। अच्छा जी, 802.11 मैंने आपको बताया, ये किस IEEE एक सोसाइटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। इन्होंने जो है एक ये क्या करती है सोसाइटी, सारे इंटरनेट के कंपोनेंट्स के वो वाईफाई हो, वो जो भी नेटवर्किंग का कंपोनेंट है, वापस स्विचेस हैं, हर चीज़ का जो है ना इंटरनेट का स्टैंडर्ड यही सोसाइटी डिसाइड करती है, सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स का, जिसे आप IEEE कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से IEEE ने एक स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड 802.11। ये किसका स्टैंडर्ड है? ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है। इसके बिहाइंड जो एक स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ये वाला जो है स्टैंडर्ड किस तरह से डिफाइन किया। वाईफाई की जो टर्म सबसे पहले कॉइन की गई थी ना, वो कॉइन की गई थी 1980 में, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, तो ये फुली फंक्शनली आ गया था, मतलब अप्लाई हो गया था। लेकिन 1980 में, मतलब 10 साल के बाद एक कॉन्सेप्ट आया, उसके 10 साल के बाद जो है वो बेसिकली आया सामने। 1980 में एक टर्म कॉइन की गई थी फैब के महीने में, फरवरी के महीने में एक टर्म कॉइन की गई वाईफाई की। अब इसका स्टैंडर्ड जो उन्होंने डिफाइन किया वो कैसे किया? 1980 ईयर जो है आपके पास 80 है, और 2 जो है ये आपके पास मंथ है। सेकेंड मंथ में 1980 के सेकेंड मंथ में जो है वाईफाई को इन्वेंट किया गया था, मतलब इसके टर्म को इस्तेमाल किया गया था, इस ये कॉन्सेप्ट आया था बेसिकली। तो कि इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे हम वायरलेसली डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें, डाटा को शेयर कर सकें इंटरनेट पे। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो उसका इस्तेमाल है, मैंने आपको बताया। अच्छा, 1980 में इसका कॉन्सेप्ट जो है आया, तो इसका जो 80 है ईयर जो है इसका, और मंथ, इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसका स्टैंडर्ड डिफाइन किया 802 और 11, इस वजह से क्योंकि ये फर्स्ट वर्जन था। अच्छा, इस चार्ट में B पहले है और A पहले और B बाद में, हालांकि B पहले आया है और A बाद में आया है, इन दोनों में फर्क, पहले यही आया था। 2.4 गीगाहर्ट्ज़
पहला वाला जो था वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे काम करता था, इसका मतलब इसकी रेंज ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम स्पीड जो थी ना इसकी वो 2 Mbps थी। उसके बाद जो आपके पास आया वो आया 8.802.11b। पहले 11b आया था और फिर 11a आया था। 11b आया तो वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा था, लेकिन इसका फ़ायदा क्या था कि इसमें स्पीड जो है वो बढ़ गई थी। 11 Mbps की स्पीड मिलेगी अगर आपके पास 802.11b का वाईफाई है। ये वाला वर्जन है आपके पास वायरलेस का, वो वाईफाई का, तो आपको इतनी स्पीड मिलेगी। 802.11 के बाद आपके पास 802.11a आया। इसमें क्या था, इसमें आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता था। ये 54 Mbps इसकी स्पीड थी, 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता था, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो था वो बेहतरीन था। क्यों? क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आपने पहले पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में भी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे ना बहुत सारे डिवाइसेस और कनेक्टेड हैं, जैसे आपके टीवी का रिमोट, ब्लूटूथ और माइक्रोवेव जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव हो गया, ब्लूटूथ हो गया, और रेडियो, और मैंने बताया टीवी रिमोट, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी जो ये डिवाइसेस हैं ना, ये सब के सब किस पे बेस कर रही हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए अगर वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके वाईफाई में इंटरफेरेंस ना हो तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ ना करें। आप ऐसा स्टैंडर्ड लें जो 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता हो। तो 802.11b का जो स्टैंडर्ड है, सॉरी 802.11a का जो स्टैंडर्ड है वो आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 54 Mbps। सही। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास 802.11g आया। 11g भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता था, 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करता था, और 54 Mbps इसकी स्पीड थी। इसमें जो बेहतरीन बात थी, इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी थी कि 802.11 के स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता था, 11b, यानी इस स्टैंडर्ड को भी जो है ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी थी, इसको भी सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। इसकी तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती भी तो इसका क्या फ़ायदा होता, 2 Mbps स्पीड थी तो। अच्छा, बहरहाल इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी थी। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, 802.11n, बेहतरीन स्टैंडर्ड। 802.11 मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्रिक्वेंसीज को सपोर्ट कर रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को भी और 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी। तो कितना बेनिफिट है हमारे लिए एक ऐसे वाईफाई को इस्तेमाल करना जो दोनों स्टैंडर्ड को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सबके साथ है। ये देखें, A, B, G सबके साथ इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। इसके बाद जो आया वो AC था, AC के बाद AD आया, सही है। G था, N था, फिर AC है, फिर आपके पास AD भी है, लेटेस्ट और ज़्यादा लेटेस्ट। बहरहाल AC तक का स्टैंडर्ड तो मैंने आपसे कहा है आपने देखकर ही लेना है कि AC तक का तो स्टैंडर्ड हो आपका वाईफाई जब आप अपना मोबाइल परचेज करें। अच्छा जी, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो 802.11ac, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा सिर्फ। इन सब में भी अब तक जितने हमने पढ़े उन सब में सबसे अच्छा मुझे ये लगा क्योंकि ये दोनों फ्रिक्वेंसीज को सपोर्ट करता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करेगा, ये भी बेहतरीन, और 1300 Mbps इसकी स्पीड है, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 802.11ad, इसमें क्या था, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट करेगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट करेगा, एंड 60 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट करेगा। ये वाले आपकी हाँ जी, आपकी बुक में हैगा 802.11। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 802.11ad, ये इसके फ्रिक्वेंसी बैंड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास 7 Gbps स्पीड है इसकी, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इस वाले स्टैंडर्ड के बारे में एक और चीज़ बता दूँ आपको, जो 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। ये काम करता है
माइमो पे, यानी मल्टीपल इनपुट MI, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। इसमें बहुत सारे एंटेनाज होते हैं जो इनपुट लेते हैं, मल्टीपल इनपुट्स देते हैं और फिर मल्टीपल आउटपुट ही देते हैं, तो बड़ा फास्ट काम करते हैं ये माइमो को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, अब आपके पास क्या चीज़ है, एक और चीज़, वाईफाई जो है इज़ मोर वल्नरेबल देन अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ आपको उसको सिक्योर करना, क्योंकि ओपन अगर वाईफाई है, कहा यह भी जाता है कि अगर आपने कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन करनी हो, ट्रांजैक्शन कोई भी, फर्ज करें मैंने अपनी HBL की या किसी भी कोई भी बैंक अकाउंट अपना ओपन किया ऑनलाइन, तो प्रेफरेंस ये देनी चाहिए कि आप वो सारे का सारा काम डाटा पे करें, वाईफाई पे ना करें, क्योंकि वाईफाई एक ओपन नेटवर्क है, मतलब इस पर ओपन सिग्नल्स होते हैं, इसके कोई भी इस पर कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कनेक्टेड नहीं भी हूँ तो भी मेरे पास उसके सिग्नल्स शो हो रहे हैं। दैट्स वाई इट्स मोर वल्नरेबल देन अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। बहरहाल आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या बता रही थी मैं कि हाँ, अगर आपने अपनी कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी इस तरह का काम करना है, तो प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए कि आप डाटा पे काम करें, नॉट ऑन वाईफाई। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ये वाईफाई कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया वायरलेस नेटवर्क विक हाइस ने जो है वो डिस्कवर किया था, ये इन्वेंटर हैं, फादर विक हाइस जो है इसके फादर हैं वाईफाई के। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसके डिफरेंट वर्जन्स देखे, हमने देखा कि कौन सा ज़्यादा सपोर्टिव है, दो फ्रिक्वेंसीज़ को सपोर्ट कर रहा है ये, और मैक्सिमम स्पीड देखिए हमने 7 Gbps तक की स्पीड है, और आप इसको, अच्छा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों जो है ना अनलाइसेंस्ड बैंड है। अनलाइसेंस्ड बैंड का मतलब ये होता है ऐसे बैंड्स जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पे ना करना पड़े, अनपेड है, सही है, पे ना करना पड़े, तो इसका मतलब वो क्या है, अनलाइसेंस्ड बैंड है दोनों, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी, लेकिन होम यूज़ के लिए। वाईफाई इस पर होम यूज़, आप इसे कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी अनलाइसेंस्ड बैंड को जो है कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्या क्या देखा आपने इसमें, आपने इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देख ली, मैक्सिमम स्पीड देख ली, आपको सारे इसके स्टैंडर्ड पता चल गया कि IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो एक सोसाइटी है, उसने जो सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है, उसने इसका स्टैंडर्ड किस तरह से डिफाइन किया ये पता चला। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द चैप्टर नेम इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें वो वाली भी पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो इसका मतलब हमारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन साथ साथ हो जाएगा इसी चैप्टर के साथ। सही, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिवीजन भी करवाती जाऊँ साथ साथ, और हम ये वाला चैप्टर भी डिस्कस करते जाएँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो रजिस्टर्स हैं, जो आपने नहीं पढ़े अब तक। बाकी सारी चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मेमोरी पढ़ी है, प्रोसेसर्स पढ़े हैं, और क्या पढ़ा था, सारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं। प्रोसेसिंग यूनिट हमने, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर जो है वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और मतलब जो बेसिक था हमारा वो बहुत अच्छे से कवर हुआ था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम इसमें रजिस्टर्स डिस्कस करेंगे, मेमोरी डिस्कस करेंगे, मेमोरी एड्रेसेस डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसमें वही हैं जो फर्स्ट चैप्टर में थी। डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, द न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ आर डिजिटल कंप्यूटर, ये वही आर्किटेक्चर है जो आपने पहले भी देखा था और हमने डिस्कस किया था इस ब्लॉक डायग्राम को कि किस तरह से काम करती है। आपके पास यूनिट्स कौन कौन से हैं, एक इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, और जो बीच में है आपके पास ये आपका प्रोसेसर है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मैंने यहाँ पे नोट में मेंशन किया हुआ है, द प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द CPU। होता क्या है आपके पास, होता यह है कि फ़र्ज़ करें मैंने कोई भी चीज़ बाय द हेल्प ऑफ एनी इनपुट डिवाइस मैंने आप इनपुट किया, मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया 4+1, मैंने इनपुट कर दिया। इनपुट हुआ, वो गया किसके पास, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन जाएगी कंट्रोल यूनिट के पास। आपका कंट्रोल यूनिट जो है ना,
3 काम करता है जो अभी हम पढ़ेंगे, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ये 3 काम करता है। बहरहाल वो देखिएगा कि ये एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। आपको फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन साइकिल जब समझ आ जाएगा ना, आपको इसकी वर्किंग और डिटेल में समझ आ जाएगी कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली काम किस तरह से करता है। हम एक इंस्ट्रक्शन रन करके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा हेक्टिक है, कितना लंबा काम है जो एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा होता है, और विद इन नो टाइम आपको पता भी नहीं चलता। वो इतना सारा काम जब आप हाथ से करके देखेंगे, अपने मैनुअली करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन से इंस्ट्रक्शन कौन से रजिस्टर में जा रही है, कहाँ कहाँ से उसको प्रोसेस करके ला रहा है। तो इसमें जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल का है। अच्छा जी, हम रिव्यू कर रहे थे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से मैंने कहा मैंने कोई भी चीज़ इनपुट की, 4+1 मैंने इनपुट किया, वो गया कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट ने देखा कि भाई ये तो अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। आपको पता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट आपके पास डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग मतलब कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है, उसे कहाँ भेजना है, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। तो आपके पास कंट्रोल यूनिट को आप एज ए डिसीजन मेकर भी कह सकते हैं। अब बड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस आपके पास जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रही होती है। तो उसने डिसीजन लिया कि उसके पास एक इंस्ट्रक्शन आई 4+1, उसने देखा और उसने कहा कि भाई ये तो एक अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। उसने ली वो इंस्ट्रक्शन और उसने वो इंस्ट्रक्शन 4+1 जो थी वो भेज दी किसके पास? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ये होता है कि जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, 2, 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे के सारे काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। और सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशंस यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, दो नंबर्स को कंपेयर करने का काम भी कौन करेगा? आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करेगा। इसको ALU भी बोलते हैं। सही, क्या बोलते हैं? ALU, जिसका मतलब है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस दोनों परफॉर्म करेगा। अर्थमेटिक का मतलब क्या बताया मैंने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और सब लॉजिकल ऑपरेशन का क्या मतलब बताया मैंने? दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए जो भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे लॉजिकल यूनिट ALU में परफॉर्म होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अच्छा जी, इसने ALU के पास जब 4+1 को भेजा तो 4+1 इसके पास गया, इसने इसको ऐड किया, सम किया, इसका आंसर आ गया। जैसे ही इसका आंसर आ गया वैसे ही इसने इस आंसर को कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, अब बाकी का काम आपने करना है। कंट्रोल यूनिट के पास गया, कंट्रोल यूनिट ने देखा है कि भाई रिजल्ट आया मेरे पास 5। अब उसको पता है इस पे प्रोसेसिंग अप्लाई हो गई है। अब इसको क्या करना है? इसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर भेजना है। तो वो इसको डिस्प्ले करवा देगा आपके मॉनिटर के ऊपर और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या? 5। ये साइकिल हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपके पास काम किस तरह से हो रहा होता है। ये आपने दोबारा से डिस्कस कर लिया है और आपने याद रखना है। आपने कौन कौन से पॉइंट किस किस चीज़ में लिखने हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। कंट्रोल यूनिट डिसीजन मेकर है, एज अ ट्रैफिक कॉप काम करता है, डिसीजंस लेगा, सही, कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से भेजना है, फ्लो बताएगा डाटा का। ये देखें, इस तरह से आप लेक्चर सुनते हुए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप अपने पास ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाएंगे ना तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड compare two operators, also used to compare two operands which are operands को compare कराने के लिए। and the operators are कौन कौन से operators इस्तेमाल होंगे operands को compare करने के लिए? greater than, less than, greater than equal to, less than equals to और not equals to। operand क्या होते हैं? अगर मैं लिखूं A plus B तो A एंड B आर कॉल्ड ऑपरेंट्स, जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये मेरे पास क्या कहलाएंगे? ये मेरे पास कहलाएंगे ऑपरेंट्स। A भी ऑपरेंट है, B भी ऑपरेंट है और दिस वन इज कॉल्ड ऑपरेटर। सही है। ऑपरेटर्स कौन कौन से मैंने बताया आपको? ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। जैसे A को कंपेयर करा रहा है, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप,
ए ग्रेटर देन बी, ए में आपने रखा हुआ है, ए के अंदर स्टोर है 1, बी के अंदर स्टोर है -2, सही है। और मैंने कहा क्या ए ग्रेटर देन -2 है, तो बिल्कुल ट्रू है ये है। तो दो वैल्यूज़ को कंपेयर कराने के लिए भी हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही भेजते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी यूनिट है विच इज़ कॉल्ड रैम। आपने एक और चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सही। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी थी, ये आपका सीपीयू है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपकी रैम है, ये आपकी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिस कंपोनेंट के डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, सही है। द डाटा विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द डिवाइस विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। वो तमाम मेमोरीज जिसका डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है वो क्या कहलाती हैं आपके पास, प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। लेकिन वो तमाम की तमाम डिवाइसेस सेकेंडरी, वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जिनका डाटा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उन्हें कहते हैं हम क्या, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे देखिए मैंने हार्ड डिस्क डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। हार्ड डिस्क का जो भी डाटा है मैंने आपको बताया था उसकी कॉपी जो है वो रैम के ऊपर ओपन होती है, रैम पे जाती है और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो भी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में होती हैं, हार्ड डिस्क में होती हैं, उसको आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरीज वो जिनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो जिनको आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। रैम आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। अगर आपके पास एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि USB आपके पास प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो बिल्कुल USB आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है। USB का जितना भी डाटा उसके अंदर स्टोर होता है ना, वो सबसे पहले लोड होता है रैम में, देन आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाता है। मेन मेमोरी में जो भी हमने देखा था, मेन मेमोरी में आपके पास रैम आती है, रोम आती है। रैम आपके पास क्या चीज़ थी, रैम आपके पास क्या चीज़ थी, रैम आपके पास थी द यूनिट दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। आपको पता है वो तमाम का तमाम डाटा टेम्प्रेरी तौर पर रैम के ऊपर ओपन होता है। आपका जितना भी डाटा है वो टेम्प्रेरी तौर पर रैम के ऊपर ओपन होता है। रैम जो है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडमली एक्सेस की जा सकती है। अगर इसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो ये डाटा को लॉस्ट कर देती है। रैम में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी इसकी, कौन कौन सी, एक थी एस रैम, दूसरी थी डी रैम। यही टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की थी। एक क्या थी, एक थी आपके पास एस रैम और दूसरी थी आपके पास डायनेमिक रैम। एस इज फॉर स्टैटिक रैम, डी इज फॉर डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वो वाली रैम थी जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल्स में लगी होती है, वो डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम को हमने कैश लेवल में भी देखा था कि कभी कभी इसको एज अ कैश भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका साइज़ इतना कम होता है विद 4 MB 2 MB। स्टैटिक रैम का साइज़ बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत फास्टली एक्सेसिबल होती है। क्योंकि इसका साइज़ कम होता है, जितना साइज़ कम होगा उतनी जल्दी एक्सेसिबल होगी वो चीज़। ये भी याद रखना है आपने, मेमोरी का साइज़ जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी एक्सेस हो जाएगी, जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेगी।
अच्छा जी, तो एस रैम फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, अभी बताया मैंने कि उसका साइज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। अब तो हम अपने लैपटॉप्स में 8 GB 16 GB इस तरह की रैम्स जो है वो ले रहे होते हैं, और आपके सिस्टम में जो रैम लगी हुई है कौन सी रैम्स हैं? बिल्कुल डायनेमिक रैम्स हैं। रैम के ऊपर डाटा टेम्पररी तौर पर स्टोर होगा, दैट्स वाई रैम इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा जो है टेम्पररी तौर पर स्टोर होता है। हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी जितने भी आपके जो जो क्वेश्चंस हों आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।